नमस्कार, मैं हूं अजय। 3 पीढ़ियां और चुनाव, इस विशेष सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं, हम यहां पर बात करते हैं अपने मेहमानों और जनता के साथ कि राजनीति बदलते दौर में कितनी बदल गई है। आज के एपिसोड में बात करेंगे हम कि राजनीति की भाषा कितनी बदली है। तब जब पटेल जी बोला करते थे जनसभाओं में, नेहरू जी बोला करते थे चुनावी रैलियों में, तब की भाषा क्या थी, और आज जब हमारे आज के नेता बोल रहे हैं, और आज का मेरा मतलब है पिछले 1 दशक को मान लीजिए, तो इस दौर की भाषा कैसी है, राजनीति की भाषा कितनी बदली। दरअसल राजनीति 2 चीजों पर चलती है, सिद्धांतों पर और छवि पर, परसेप्शन पर, और ये दोनों ही बातें जनता तक पहुंचाते हैं नेता अपनी भाषा के जरिए। तो जो आज की भाषा है, जो अक्सर हम बीच बीच में सुनते रहते हैं भाषा, क्या वो उन सिद्धांतों को पहुंचाने वाले होते हैं, या क्या उनकी भाषा जो होती है वो छवियों को बेहतर करने वाली होती है? ऐसा नहीं है कि ऐसी भाषा नहीं आ रही है सामने, ऐसी भी भाषा सामने आ रही है, लेकिन वो भाषा जो सुन के कोई शर्मसार हो जाए, वो क्या पहुंचाने के लिए होती है, ये भी आज जनता यहां सवाल करेगी, और हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जवाब देंगे। आइए सबसे पहले मैं मिलवा दूं आपको अपने मेहमानों से। मेरे साथ यहां मौजूद है राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पत्रकार भी रहे हैं राजकुमार भाटी जी, एकेडमिशियन भी रहे हैं, कॉलेज भी चलाते हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, इसीलिए इनको खासतौर से बुलाया है कि गंभीर बातें ये हमें बताएंगे। प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ है DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी का। मेरे साथ पल्लवी शर्मा जी, कांग्रेस की नेता हैं, युवा नेता हैं। ये इनकी भाषा कैसी है ये भी आज हम देखेंगे, और कैसी कैसी भाषा आती है आज ये भी हम समझेंगे इनसे। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की नेता, चाल, चरित्र, चेहरा और सिद्धांत वाली पार्टी की भाषा कैसी है आज के दिन, ये भी हम जानेंगे। मेरे साथ रंजीत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, विशेष मेहमान के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो आप भाषाओं के बारे में हमें खूब बता पाएंगे कि कैसी कैसी भाषाएं सामने आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने है वो है आज की जनता, तीनों पीढ़ियों की। हम तीनों पीढ़ी की बात करेंगे, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, मिडिल एज भी हैं और युवा भी हैं। ये सब बताएंगे और पूछेंगे इनको कैसी लगती है भाषा। लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप मानते हैं क्या कि भाषा कुछ बदल गई है? निश्चित तौर पर देखिए, सार्वजनिक जीवन में जो भी हो, चाहे राजनीति में हो चाहे किसी और व्यवसाय में हो, उनकी भाषा बहुत शालीन और बहुत सारगर्भित होनी चाहिए और अनुशासित होनी चाहिए। और ये बात भी आपकी सही है कि राजनीति में भाषा में गिरावट आई है, राजनीति में भी आई है और क्षेत्रों में भी आई है, लेकिन हम राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ कि राजनीति में जो पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, ये सब समस्याओं की जड़ है। आजकल क्या होता है कि पैसे की वजह से रातों रात आदमी नेता बन जाता है, रातों रात। तो नेता वाले गुण उसमें कहीं कम रहते हैं। उसके पास ना तो अध्ययन होता है, ना अनुभव होता है, ना अच्छी भाषा होती है, ना अच्छे विचार होते हैं। हाँ। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात, मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक तो इसी संदर्भ में मैं बता दूं। नहीं, तो ये पैसे के बल पर कैसे नेता बन जाते हैं? क्योंकि वो तो पार्टी बनाती है ना, टिकट बेच देती है पार्टी, इसलिए बन जाते हैं। या आजकल नेता वही बन सकता है जिसके पास करोड़ों हो, तब 10-15 करोड़ खर्च करेगा, तो पार्टियां बनाती है ऐसे लोगों को नेता। आपकी डिबेट बहुत गंभीर डिबेट है, गंभीर विषय पर है। हाँ। तो हम यहाँ केवल पार्टी के प्रतिनिधि बनकर नहीं बैठे हैं, हम ईमानदारी की बात करेंगे। तो ये नहीं कि बीमारी की तलाश भी करेंगे कि वो वायरस आ कहां से रहा है। जो आपने कहा जी, कुछ पार्टियां टिकट भी बेचती हैं, कुछ लोग पैसे के बल पर चमक दमक दिखा के टिकट हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद वोटर भी प्रभावित होता है पैसे से। होता है नहीं होता? ईमानदारी से बताएं। पल्लवी, आप तो युवा हैं, और अक्सर युवा की भाषा बेहतर मैंने पाई है बुजुर्ग नेताओं से। क्या ये बात सही है? क्या इस तरह की जो भाषा आती है वो हालांकि सब बंटवारा करना बड़ा मुश्किल है, आपको कैसी लगती है ऐसी भाषा? कैसे भाषा बिगड़ रही है लोगों की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक जो स्तर है, जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहा जाता है, आज काफ़ी निचले स्तर पर है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक युवा हूँ, एक महिला हूँ, मेरे लिए भी आजकल आप देखेंगे, खैर ये तो हमने पहले से देखा है कि हिंदुस्तान में किस प्रकार अगर
कोई महिला बोले कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूं, उसको बोलने में ही, उसके परिवार के सामने ये बात रखने में ही, ये प्रस्ताव रखने में ही बहुत धैर्य लगता है। ऊपर से आज का जो राजनीतिक स्तर हो चुका है, मुझे लगता है वो महिलाओं के लिए बहुत ही घातक स्थित हो रहा है, और इसलिए काफी महिलाएं जो है आगे बढ़कर राजनीति में उस तरह से अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। मैं एक उदाहरण देती हूं, 1 मिनट के लिए आप सब लोग भूल जाइए कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। एक मैं आपको उदाहरण देती हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी अभी राजनीति में आई। आए दिन आप लोग जानते हैं, आप में से काफी लोग यहाँ युवा मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा, ट्विटर पे आप सब एक्टिव होंगे, किस तरह का एक कैंपेन उनके खिलाफ चला है, जिसपे उनके चरित्र से लेकर, उनके चेहरे से लेकर हर चीज के बारे में बात की गई है। तो मैं मानती हूं कि एक तो महिलाओं के लिए आगे ही कठिन है राजनीति में आना, और आज का जो राजनीतिक स्तर हो गया है उसको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के लिए और मुश्किल हो चुका है। तो भाषा भी रुकावट का काम कर रही है महिलाओं के लिए, एक और अलग से। आप देखिए, आज से अगर आप गरिमा बचाए रखना मुश्किल है। हाँ, आज से अगर आप 5 साल पहले का उदाहरण ले ले, आप जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से ले ले, पंडित नेहरू जी के वक्त से, पहले प्रधानमंत्री थे देश के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी में काफी डिसीजंस को लेके मतभेद होता था, जो सामने भी है कि दोनों की एक राय नहीं होती थी काफी फैसलों को लेकर। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग, मतभेद होते हुए भी मनभेद ना होने देना, ये राजनीति में गुण था, जो पिछले 5 सालों में लगता है मुझे कि काफी कम हुआ है। चारू, क्या ये राजनीतिक जो विरोध की परंपरा रही है, लोकतंत्र में ये स्वाभाविक भी है, वो अब व्यक्तिगत विरोध में बदल गया है? हमले व्यक्तिगत होते हैं, पप्पू के साथ पप्पी आ जाती है। और आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए अजय जी, प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल राजनीति में, जहाँ डिस्कोर्स होना चाहिए वहाँ डेस्परेशन आ गया है, और इस डेस्परेशन से ये होता है कि हम भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, और आप मुझे बताइएगा अगर आप मेरे उदाहरण से सहमत है तो जब मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जिस दिन वो शपथ ले लेते हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम उंगली उठा रहे हैं, हम एक उनकी पॉलिसी पर उंगली उठा सकते हैं, हम उनकी बातों पर उंगली उठा सकते हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते बिना किसी प्रूफ के हमारे देश का प्रधानमंत्री चोर है, जो आजकल राजनीतिक डेस्परेशन में होने लगा है। और मैं बार बार डेस्परेशन का वर्ड यूज कर रही हूं। जब कोई राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व खतरे में उनको लगता है, वो लो ब्लोज करना चालू हो जाते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि एक पहलू किसी का ठीक है दूसरा नहीं। क्या होता है कि अगर एक तरफ से बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं तो दूसरी तरफ से भी आरोप लगने चालू हो जाते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिए पॉजिटिव चेन रिएक्शन का काम कर रहा है जी। लेकिन मैं फिर भी एक बात, तो ये मैं फिर भी एक बात फिर भी आप कहीं से भी जस्टिफाई करेंगी क्या कि पप्पू पप्पी जैसा बयान? मैं देखिए, नेम कॉलिंग, एक किसी को पेट नेम देना और किसी को चोर बोलना, भाई मैं आपको गिनवा दूं, मैं कितने लोगों को जानती हूं जिनका नाम ही पप्पू होता है। अरे ऐड आया था, पप्पू पास हो गया, क्या उसमें उस आदमी का प्यार से राहुल जी को पप्पू बुलाते हैं क्या बीजेपी के लोग? एक पेट नेम की तरह एक नाम यूज होता है, एक पेट नेम की तरह यूज होता है, लेकिन चोर का मतलब तो आप किसी भी भाषा में उसको कन्वर्ट करके ये बात अच्छा, इसको भी आगे बढ़ाएं क्या सीधे या फिर आप? अजय जी, मैं एक बात में फिर से लौटता हूं, I'll come back to you. पल्लवी, ये प्रधानमंत्री को चोर 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 कहना बार बार, हालांकि अब उन्होंने कैंपेन ही बना दिया है कि मैं चौकीदार हूं, हो सकता है, और लोगों का मानना है कि वो उल्टा ही पड़ रहा है, लेकिन क्या इज इट राइट? प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है एक, वो उसको सीधे कहना विदाउट एनी प्रूफ? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप आज से 5 साल पहले देखेंगे, कभी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही नारा लगाते हैं। एक मिनट बात खत्म कर लूं। प्रधानमंत्री पद की एक अपनी गरिमा होती है, और उस गरिमा को बचाए रखना सबसे पहला दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री खुद का। अगर प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा नहीं रखेगा तो देश की जनता उस पद की गरिमा नहीं करेगी, और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उस आदमी की, विपक्ष का जो नेता होता है वो नंबर 2 होता है लोकतंत्र में। मैं एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 होता है, तो विपक्ष का नंबर 2 होता है। दोनों की जिम्मेदारी होती है। मैं बिल्कुल, लेकिन ये तो मानेंगे आप? जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसे हम कहते हैं, किसका दायित्व बनता है? प्रधानमंत्री खुद।
अपनी कुर्सी की, अपने पद की तो मतलब आप ये कह रहे हैं पल्लवी भाटी साहब पल्लवी ये कह रहे हैं कि दोनों ही ऐसे हैं, वो गिराते हैं और ये भी उसी भाषा में जवाब देते हैं। मैं आपको थोड़ा पहले कुछ टाइम पहले, एक मिनट चारू, मैं खत्म कर लूं, एक मिनट। नहीं, बहुत जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, बिल्कुल ठीक बात छेड़ी चारू जी ने। आप मनमोहन सिंह को जी बोल रहे हैं, अपने कैंपेन में कहा था कि यही मनमोहन सिंह जी आप यही देखिए फर्क आ गया है। बैठा है, बैठे थे मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र जब मोदी, रैली आप यही देख लीजिए फर्क। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है, जो बच्चे मेंटली जिनको कमजोर हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पे हंसते हैं। किस प्रकार ट्विटर पर उनकी आलोचना हुई है, इस बात को लेकर आप भी जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी एक महिला को जर्सी काऊ कहते हैं। भाटी जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले, आप मुझे बताइए, चाल चरित्र की भाजपा में बात होती है, चाल चरित्र की आपने भी ये बात से शुरू किया था शो। जिस पार्टी का सांसद अपने विधायक को जूतों से पीट रहा हो, वो पार्टी चाल चरित्र की बात करती है आज के टाइम। ये देखिए, ये विपक्ष का काम है सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रही थी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी को एक समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक महिला, एक देहाती औरत कह दिया था, और ये कहा गया था बरखा दज्जी के सामने। इसका सबसे पहले इस बात की निंदा किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जो आप डिस्कोर्स की आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी भी मानती हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां के हर एक नेता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। जब इंदिरा जी ने किया था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान को तोड़ा था, और सेना ने ही तब किया था काम। कोई इंदिरा जी ने जाकर के प्राइम मिनिस्टर तो कभी करता ही नहीं है, फ्रंट पर नहीं जाता प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर वाजपेयी जी ने उनको शेरनी का दर्जा दिया था, दुर्गा का दर्जा दिया था, उनको दुर्गा का दर्जा दिया था। और आज आप लाशों की गिनती करने लगते हैं। तो मैं चारू जी का जब नंबर ये, आया ये फर्क आ गया है कि तब की और आज की भाषा में। कि आपने कहा भी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की निंदा की थी माननीय मोदी जी ने अपशब्द प्रयोग करने पे जी। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भी खूब गौर से अखबार पढ़ता हूँ, टीवी चैनल भी देखता हूँ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी उन्होंने आलोचना की हो या ये कहा हो, रोका हो कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कल ही संस्कृति मंत्री क्या कौन सी संस्कृति फैला रहे हैं? कल ही, उससे पहले उनके संस्कृति तो आपके नेताजी भी फैलाते रहे हैं, लड़कों से गलती हो जाती है अजय जी, और कांड भी हुए हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं जो कांड हुआ था? पिता को मंच से धक्का दे दिया। नहीं भाटी जी, आपकी पार्टी में अगर आप ऐसी चर्चा करना चाहते हैं, नेता ने अपने बड़े नेता को मंच से धक्का दे दिया, अपने पिता को धक्का दे दिया। मैं तो आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं। भाई राजनीतिक संस्कृति से ऊपर पारिवारिक संस्कृति होनी चाहिए। यहाँ भी अगर उसी भाषा पर उतर आएंगे तो फिर भाषा पर बात क्या हो जाएगी? अच्छा चलिए, आप लोग थोड़े से ठंडे हो जाइए। मुझे 10 सेकंड था जी। आप अपने तर्क रखें, मैं अपने तर्क रखूंगा, लेकिन बीच में चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। आप वैसे भी हमारी बहन है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल नहीं भाटी भाई, लेकिन फिर आप बीच में बोल रही हैं। तो जब एक बेटा अपने पिता को कुर्सी पाने के लिए धक्का दे देता है, ये कहाँ की संस्कृति है? ये कहाँ की संस्कृति है? आप अडवाणी जी ऐसे हाथ पकड़ के उनका हर जगह सम्मान से लेकर जाते हैं। मोदी जी निकल जाते हैं। नहीं, आप लेकिन देखिए ऐसा है, आप लोग ताक में बैठे रहते हैं, कौन सा फोटो खींचा? अडवाणी जी से जाके अपने गिरेबान में आप अडवाणी जी से जाके पूछिए, उनका हाथ पकड़ के उनका ध्यान रखा जाता है, उनको संभाला जाता है। हमारे हर कार्यक्रम में ठीक ठाक दिया। अगर मैं भी चिल्लाना शुरू करूं तो आपको बोलना नहीं दूंगा। चलिए, मैं आप लोगों की बात दोबारा लौटूंगा। मैं आप जब पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास सुनी नहीं, एक बात तो सुन ले कम से कम मेरा। अच्छा ठीक है, बात पूरी कीजिए, सारी बात सुनेंगे। देखिए सुनिए, मैं हमेशा गंभीर बात में पार्टीबाजी का आरोप नहीं लगा रहा था। इन्होंने पार्टीबाजी में बदल दिया डिबेट को। नहीं, अगर पार्टीबाजी पे जाएंगे तो मैं दावा करता हूं हम 100 उदाहरण देंगे बीजेपी के नेताओं के अपशब्द बोलने के। ये 1-2 उदाहरण दे पाएंगे, केवल 100 उदाहरण बीजेपी के। और बीजेपी के नेता कभी देखिए, 1 साल पहले मैं अपने से नहीं कुछ करना चाहता अजय जी, मेरे पास लिस्ट है वैसे। इन्होंने शुरू किया 2-4 पन्नों, इन्होंने शुरू लेकिन मैं नहीं रखना चाहता। अभी जो जब इन्होंने याद दिलाया कि एक एमपी ने इनके एमएलए को जूते मारे, 4 सेकंड में 7 जूते मारे, तो कह रही थी सेंसेशनल फैला रहे हैं, और खुद कह रही है कि स्टेज से धक्का दे दिया। मतलब ये करें तो जायज है, दूसरे करें तो ना जायज है। हम इनकी गलतियां गिनवाएं, आप करें तो गुंडा कर दिए, ये करे तो जायज। हाँ, ये करें तो रासलीला, और आप करें तो करक्का ढीला।
किसी का छोटा कोई झगड़ा हो गया, कोई निजी झगड़ा हो गया, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं बाप बेटे के। डॉक्टर गीता भट्ट, ओके, आई विल कम बैक टू यू गाइस। डॉक्टर गीता भट्ट, ये करीब करीब हम उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जिसकी हम बात करने बैठे हैं यहाँ पर। ये मिजाज हो गया है क्या? कुछ कमी हो गई है भीतर, जिसको सिद्धांत हम कहते हैं, जिसको कमिटमेंट हम कहते हैं, इसीलिए ऊपर ये नजर आता है। अजय जी, सभी पैनलिस्ट ने एक अपना अपना दृष्टिकोण रखा है। मैं थोड़ा सा समय मिलेगा मुझे शायद, और मैं बात शुरू करना चाहूंगी जब हमें स्वाधीनता मिली। थोड़ा सा इतिहास में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो आज हम जिस तरह का वातावरण देख रहे हैं और जिस तरह देख रहे हैं कि भाषा की, मैं कहूंगी, अराजकता जो फैली हुई है, उस अराजकता का कारण कहां से, इसका जो मूल है उसको ही थोड़ा देखने की आवश्यकता है कि 47 में जब हमें स्वाधीनता मिली तो हमें राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली उस समय, लेकिन एक जो औपनिवेशिक सोच जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक, और आज भी मैं कहूंगी कहीं ना कहीं हमारे बीच तुरंत खत्म होने वाली चीज नहीं है, एक प्रक्रिया। जी हाँ, अब पंडित नेहरू जिस तरह से जब प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बने देश के, उस समय आप ये हम सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात पे विषय आया तो जो 11 राज्य इकाई थी कांग्रेस की, उनमें से नाम किनका आया था? सरदार पटेल का। तो जो नेहरू जी का कोई नाम नहीं आया था, किसी से नाम नहीं आया था। जो वर्किंग कमेटी थी उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया था। तो जब पहला जो देश की सत्ता जब आई और जब देश के लोगों ने देश की सत्ता अपने हाथ में ली, तो जो उस सीट पे जो व्यक्ति बैठा वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण बैठा। और हम जानते हैं कि 1950 में जब पहले अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पुरुषोत्तम दास टंडन जब बने, उनके पंडित नेहरू घोर विरोधी थे और उन्होंने इस तरह का वातावरण उस समय पैदा किया कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अच्छा, हालांकि उस समय भाषा की मर्यादा, हम आएंगे फिर से आप लोगों के पास। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बहस नहीं है, इसमें इन्हें कुछ और एंगल भी चाहिए, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। और उनको उस समय जब जो कांग्रेस कमेटी का वक्तव्य आया, उसमें बल्कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बहुत तारीफ भी लिखी गई, प्रशंसा की गई और कहा उन्होंने बहुत कुछ पार्टी के लिए किया। तो भाषा की मर्यादा उस समय थी, लेकिन जो एक हमारी भारतीय राजनीति में जो एक नैतिक पतन है वो उसकी जो शुरुआत के जो बीज हैं वो उस समय से बोए गए। और जिस प्रकार की जो सांस्कृतिक, आप ये कहें, एक राजनीतिक संस्कृति जो पूरे देश में उसके बाद से, क्योंकि वो जो सबके सामने एक वो उदाहरण था, एक जो वो मूल बन गया वहां पे, एक कि भाई ये पैरामीटर सेट हो गया, वही जैसी जैसी जो राजनीतिक दल बाद में भी आते रहे, आजादी हासिल करने तक जो आदर्श मौजूद था हमारे देश के राजनीतिकों में, वो आजादी मिलते ही बिल्कुल। और जब आप ये देखिए कि जो नैतिक पतन है हमारी राजनीति का, जब उसकी पराकाष्ठा पहुंच गई, उसके बाद जब कुछ नहीं रह गया, तो वो भाषा में धीरे धीरे वो झलकने लगा। मैं अगर गीता जी की बात को समझ पा रहा हूं तो ये कि आज के संदर्भ में अगर उसको देखें तो दरअसल भीतर कुछ बचा ही नहीं है, न वो सिद्धांत, न वो मर्यादा, न वो नैतिकता, बल्कि अब है तो डिस्परेशन, पावर, सत्ता। और अगर वो नहीं है तो फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, आप अजय भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही एक बात भी है। और आप देखेंगे पहले भी इस तरह से अपोजिशन हो या दूसरी अदर्स पार्टी हो, कोई भी रही हो, जैसे सपोज कीजिए अभी शोभना जी ने भी पीछे का इतिहास बताया, मैं एक और इतिहास बता दूं कि 1971 में इलेक्शन हुए तो उस समय ये नारा हुआ, कुछ विपक्ष के लोगों ने या कुछ बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के एंटी लोगों ने ये कहा कि इंदिरा हटाओ, तो इस तरह का उन्होंने नारा दिया। लेकिन इंदिरा जी ने उसको बड़े संजीदगी से लिया और उसको फिर उस नारे को उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, और उससे फिर मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। हाँ, और उसका असर ये हुआ कि वो कमबैक करी, और ना केवल कमबैक करी, अच्छे खासे थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आई। ये कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष संसद भवन में आंख मारते हैं, माइक अपनी तरफ रख, कभी प्रधानमंत्री का लेटर फाड़ रहे, पाकिस्तान से आवाज आ रही के तो घरेलू नौकरानी सी लग रही है। तो जब हमारे बड़े गलत होंगे, जब हमारे बच्चे गलत होंगे जी, हमारे बड़ों ने भ्रष्टाचार किया जी दबा के, इंडिया का भाग्य का फैसला कहीं दुबई होटलों में हो रहा, कभी वहां हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में। वो थे खानदानी चोर जिनके लिए फैमिली फर्स्ट, चिल्ले चपाटे सेकंड, कार्यकर्ता थर्ड और इंडिया फोर्थ होता था। इसलिए दुखी है। दोनों चीजों में अंतर करना पड़ेगा जी। एक तो अपशब्दों का प्रयोग, एक आलोचना। राजनीति में आलोचना तो लोकतंत्र के लिए की अनिवार्य शर्त है। जो प्रज्ञा जी ने कहा कि
उनके प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं इसे लोकतंत्र विरोध मानता हूं। जो संवैधानिक पद पर बैठा उसी की तो आलोचना होनी चाहिए, उसके काम की आलोचना होनी चाहिए, उस व्यक्ति की नहीं, उस संस्था की। अजय जी बता रहा हूं, ये लोगों ने महसूस किया है, फिर वही टोकाटाकी शुरू होगी जी। मैं आपको याद दिला दूं, आप तो शायद मुझसे छोटे हैं। बिल्कुल। मैं कक्षा 7 में उस समय पढ़ता था जब 77 के चुनाव हुए थे इमरजेंसी के बाद, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि हम भी बिल्ला लेने के लिए दौड़ते थे गाड़ियों के पीछे और नारे लगाते थे। उस समय तमाम विपक्ष नारा लगाता था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। इन्हें याद होगा बुजुर्ग को, बताओ। तो ये चोर कहना चौकीदार को, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज कह दिया। जो संवैधानिक पद पर बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है देश की रक्षा करने की, देश को सुरक्षा देने की, देश को विकास देने की, उसकी आलोचना अगर विपक्ष नहीं करेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ताना फिर तो कोई किम जोंग ले आओ, किम जोंग जो है, फिर क्या जरूरत है हर 5 साल में वोट डालने की। मैं बात दूसरी बात, ये इस मुहावरे से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें चौकीदार कहने की? चौकीदार के बाद तो मुहावरा यही आता है कि चौकीदार चोर है, क्योंकि हर चीज में चोरी हो रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि फाइल चोरी होगी राफेल की। अगर चौकीदार है तो फाइल कैसे चोरी होगी? बीजेपी जवाब देगी। ये नैरेटिव्स बदलते हैं कैसे कैसे। कोई बात नहीं बोलता हूं, ठीक है। दूसरी बात होती है अब शब्द बोलने की। जैसे प्रियंका जी के लिए जो कल बोले गए, मैं अपनी जुबान से बोल नहीं सकता उस शब्द को। जो भी हमारे संस्कृति मंत्री ने कहा, ये कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे हो भाई? मैं आपको 1 साल पहले घटना याद दिलाते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, हमारे छात्र संघ का अध्यक्ष जीता, छात्र आए, हमारे पार्टी कार्यालय पर उसका स्वागत था, अखिलेश जी बैठे हुए थे। एक छात्र नेता खड़े होकर भाषण देने लगा और उसने योगी जी के लिए कुछ अपशब्द प्रयोग कर दिए। अखिलेश जी तुरंत खड़े हुए, माइक लिया, माफी मांगी। मैं माफी मांगता हूं इसके लिए, और कोई भी किसी विपक्ष के लिए अपशब्द प्रयोग नहीं करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने टोका हो। लेकिन भाटी जी, अभी नेताजी की चर्चा हो रही थी। एक दौर था जब एक कांड भी हुआ था, भाषा तो छोड़िए, भाषा से आगे तक बात चली गई थी, उन्हीं के खिलाफ जो अब आपके साथ है। ये सबको पता है, गेस्ट हाउस कांड उसको कहते हैं, मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है। 1995 नेताजी भी कई बार बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं। क्या अगर फांसी पे चढ़ा दोगे किसी से, नेताजी का एक वाक्य, ठीक है, एक वाक्य उसकी आलोचना कहते गोली चलाई तो हमारी पार्टी बड़ी हुई। ये सब देखिए, पॉलिटिक्स को भाषा के जरिए कहां तक ले जा सकते हैं आप, किस किस नैरेटिव्स को आप पैदा कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में जवाब जी। नेताजी ने जो कहा था बहुत गंभीर बात कही थी, कोई गलत बात नहीं कही थी। सुनिए, हम समाजवादी लोग और दुनिया भर में जो समाजवाद में विश्वास करने वाले और जनवाद में विश्वास करने वाली ताकतें हैं, सब लोग फांसी के खिलाफ हैं। किसी भी क्राइम में फांसी नहीं दी जानी चाहिए, और बहुत देशों में फांसी है भी नहीं। नेताजी ने कहा था फांसी की सजा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि रेपिस्ट को मत पकड़ो या उन्हें सजा मत दो या उनके खिलाफ कार्रवाई मत करो, बिल्कुल नहीं कहा था। चलिए, उन्होंने कहा फांसी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फांसी का हम विरोध करते यही है कि और ये हम जिम्मेदारी के साथ करते हैं। जुबान नहीं लड़खड़ाई थी हमारी, हम कहते हैं फांसी नहीं देनी चाहिए। 1 बाय 1 आ रहे हैं हम लोग। पल्लवी, देखिए अजय जी, मुझे लगता है भाटी साहब यहाँ सबसे सीनियर हैं और बहुत सही बात इन्होंने कही। अगर आप भाजपा का अपना ही जो इनका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको देखेंगे, आज उन्नाव रेप बहुत चर्चा में रहा। उन्नाव और कठुआ रेप केस जो थे बहुत चर्चा में थे। दोनों ही रेप केस में आप देख लीजिए, जब कठुआ रेप केस का एक 8 साल की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ, इनके पार्टी के इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। रेप केस झूठ ऐसा है, ये नेशनल टेलीविजन पे ये बोल रही है, नेशनल टेलीविजन पे ये बोल रही काम कर रहे हैं, ये नेशनल टेलीविजन इस मुद्दों पर जाएंगे तो हम बात अलग हो जाएगी। क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ये बोल रही है कठुआ रेप केस झूठ है। मुझे लगता है उन्नाव रेप केस की बात कर रहे हैं, झूठ है। उन्नाव की बात आप कह रहे हैं झूठ हो गया। नहीं, एक मिनट, मुझे बात बोलना चाहती है। ये फिर बीच में बोल रही है। देखिए, भाटी जी ने इतना समझाया, बीच में नहीं बोले, फिर बीच में बोल रही है। सुन लीजिए, देखिए सुनने की आदत बोले बिना रह नहीं पाते ना आजकल आप लोग। देखिए, नहीं मैंने तो किसी के बीच नहीं बोला, मैंने हाथ खड़ा किया था, तब से सबने देखा। देखिए, दोनों में ही भाजपा के नेता, आप देखिए जब कठुआ रेप केस हुआ उसमें किस प्रकार का व्यवहार रहा भाजपा के नेता का। उन्होंने रैली निकाली एक्यूज्ड के फेवर में, और जो उन्नाव रेप केस था उनमें इनके अपने ही जो विधायक थे वो एक्यूज थे, और आज तक उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया। ये क्या बताता है आपको भाजपा के बारे में? कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है मैं किस पार्टी से आती हूँ, मुझे पता है मैं इस पार्टी की विचारधारा से क्यों जुड़ी हूँ। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर बैठे
सब लोग एग्जाम्पल्स ले लेके बात कर रहे हैं, इसने ये बोला, इसने ये बोला। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि भाटी भाई अगर मैं गिनती कराने लगूं कि भगवा आतंकवाद की बात किसने करी, हमारे प्रधानमंत्री को मसूद अजहर और आईएसआई से किसने कंपेयर किया, इस तरीके की अगर मैं गंदी गंदी बातों पर आऊंगी तो इसकी मेरे पास भी लिस्ट है। मैं ये बातें नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये राजनीतिक आलोचना है, अच्छा, तो अपने प्रधानमंत्री को मसूद अजहर बोलना राजनीतिक आलोचना है और आप इसको एंडोर्स करते हैं। अब मैं ये अब अजय जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं इस देश की एक युवा नेता हूं, ऊपर से मैं एक महिला भी हूं, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करती हूं। मैं एक बात कहना चाहती हूं, हम लोग अगर इस तरीके का डिस्कोर्स मेंटेन कर रहे हैं, ये बोलकर जस्टिफाई करना ये अलाउड है, अपने प्रधानमंत्री जी को एक टेररिस्ट बुलाना, तो मैं इसकी कठोर निंदा करती हूं और मैं बताती हूं मैं क्यों करती हूं। मुझे सुनने वाले, मुझे आइडियल मानने वाले, पल्लवी को सुनने वाले, भाटी जी को सुनने वाले हमारे देश के बहुत सारे युवा हैं जो ये सब सुन के सोचते हैं राजनीति गंदी चीज है। अरे यही तो बदलने हम लोग आए हैं राजनीति में। अगर हम ये नहीं बदल पाए तो हम फेलियर हैं। हम कर क्या रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में? I'll come back। और बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। अब मैं आपके सवालों के साथ मैं लौटूंगा। मुझे कुछ पलों के लिए यहां पर रुकना है, लेकिन राजनीति की जो भाषा, राजनीति का सबसे बड़ा संकट आज क्या रहा है? पिछले कुछ समय से थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन संकट बरकरार है। विश्वसनीयता का संकट, साख का संकट। लोगों को अपनी सियासतदान की बातों पर अब भरोसा नहीं होता है, जो पहले हुआ करता था। लोग नेता के पीछे चल देते थे उनके एक कॉल पर। आज वो सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाषा बदल गई है। तो क्या ऐसी भाषा से सियासी लोगों का फायदा होता है या दरअसल उनका नुकसान ही हो जाता है? मैं पूछूंगा जनता से। गंभीर और अहम चर्चा हम लोग इस चुनाव के दौरान कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीति की भाषा है वो कहां से कहां पहुंच गई है, तय करना मुश्किल हो जाता है एक आम मतदाता के लिए। कौन क्या कह रहा है, हमारे नेता क्या क्या बोल जाते हैं, उसका क्या मतलब होता है। इसलिए यहां समझिए 3 पीढ़ियां और चुनाव में कि राजनीति की भाषा कैसी है, ताकि आप तय कर सके उस भाषा के आधार पर कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आइए, अब बहुत लोग हैं यहां पर, जनता, क्योंकि जनता के बारे में सारी बात हो रही है। बताइए, आपके हाथ में माइक है। आज जनता आपसे पूछना चाहती है, कभी कोई सी पार्टी कुछ बोल देती है, कभी कोई सी पार्टी कुछ बोल देती है, कभी कोई सी कुछ बोल देती है कि सही राह कहां से मिलेगा। अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं और मुश्किल के राह में यह कि क्या कहें, जनता को क्या जवाब मिलेगा। जिनका काम था कि लीड करना, रास्ता दिखाना, हाँ, वही कंफ्यूज कर गए। तो क्या होगा इस जनता का? क्या बात है जी। उधर माइक दीजिए जरा, सुनते जाइए आप लोग, आपके काम आएगी ये बातें चुनाव के दौरान। जी, मुझे सिर्फ 3 सवाल करने हैं और बहुत बड़े उससे बैठे हैं, कुछ विशेषज्ञ भी बैठे हैं कि क्या 70 से जैसा कोई राजनीतिक समय आएगा? क्या गरीब आदमी, आम आदमी जिसे हम कहते हैं, जिसके वोट पे सरकारें बनती हैं, क्या कभी वो विधायक बनेगा? कभी वो मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? और मेरा तो ये भी कहना है कि हम इतना बदलते जा रहे हैं अपने आप को, चमकते भी जा रहे हैं। वो समय कब आएगा जब हम ये कह सकेंगे कि रात के 12 बजे भी बहन बेटियां खुल के घूमें? क्या कभी वो सुरक्षा हो सकेगी? और एक सवाल मेरा ये भी है कि क्यों हम सब क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे बर्थडे मनाते हैं? कहां हैं हम हिंदू? और कितने हिंदू हैं हम? चाहे वो भाटी जी हो, नागर जी हो, त्यागी जी हो, पंडित जी हो, कोई और हो, मैं सबकी बात करता हूं। सबके घर में मोमबत्ती क्यों बुझाई जाती है? तो हमें अपनी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और एक सवाल और जी, कि जब हमें वोटों की जरूरत होती है तो हम संतों के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। मैंने देखा है, चाहे राम रहीम के चरणों में हो, चाहे आसाराम के चरणों में हो, और उनकी बहुत ज्यादा, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। और आज एक व्यक्ति के कहने से आज उन संत संस्कृति को लोग भूल गए। क्यों? तो कितने भारतीय रह गए हैं हम, और भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से हम दूर हुए हैं, तो फिर यह हालत होती जा रही है हमारी। जी, मैं पवन गुप्ता, नोएडा से। सबसे पहला जो आज का प्रश्न है, 3 पीढ़ियां और चुनाव। जो पहले पार्टियां थी वो एक विचारधारा पर चलती थी, लेकिन आज मैं देखता हूं कि कुछ पार्टियों की विचारधारा ही नहीं रही। उनका कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कुछ नहीं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, सत्ता पाना, सत्ता की कैसे प्राप्ति हो।
ये बात उठी यहां से कि सिद्धांत नहीं रहे, अब ये भी कह रहे हैं जो पहले की राजनीति थी आज, इसीलिए ऐसी राजनीति नजर आती है कि लोगों में कंफ्यूजन होता है कि किसकी बात पे यकीन करें, किस पे नहीं करें। आप कल तक जिनको गाली देते थे, मतलब आप आंखों में नहीं देखते थे, ऐसी लड़ाई थी कि जिसका आप कोई जवाब नहीं है, और आज दोनों एक साथ अचानक मिल जाते हैं रातों रात, सब कहते हैं कि नहीं हम साथ आ गए। तो यहां सिद्धांत नहीं होना, सत्ता केवल लक्ष्य होना, इसीलिए भाषा में भी मर्यादा नहीं रहती है, नैतिकता नहीं रहती है। नहीं, अजय भाई आपने जैसे बोला कि जो उदाहरण भाटी जी हैं, हाँ, अभी बहुत जबरदस्त गठबंधन किया है इन लोगों ने। हाँ, दर्शकों ऐसे विरोधी से नहीं किया है, मुझे लगता है। किससे? तो आप बता दीजिए। तो सभी कर रहे हैं। हाँ, शिवसेना पार्टी ने सरकार में रही और गाली भी देती रही। अभी ये भी दोनों बातें रही। अजय जी, घोर विरोधियों में तो बीजेपी, पासवान जी और ये जदयू और पीडीपी, जो पासवान कहते थे भारत जलाओ पार्टी, जो जेडीयू के नीतीश कुमार किसी इस बात पे, केवल इस बात पे एनडीए से अलग हुए थे कि मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो इसीलिए आपका गठबंधन एकदम पाक है, वाजिब है। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप एक तरफ क्यों देखते हैं? एक तरफ नहीं, सबका मैं कह रहा हूं, पूरी राजनीति की हम बात कर रहे हैं, हम एक की नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हाल के समय में गठबंधन आपका नहीं, सबसे चौंकाने वाला बीजेपी एसपी भी मिल जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं। हमारी तो विचारधारा एक है। क्या विचारधारा? मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप मिले, लेकिन वो सिद्धांत कहां चले जाते हैं? मोहर लगेगी पीडीपी इस तरीके के नारे हुआ, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बीजेपी पीडीपी का पूरे देश को चौंका दिया था। जेडीयू बिहार में जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे, और खुद उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया बाद में सत्ता पाने के लिए। डीएनए पूछ रहे थे जेडीयू का, नीतीश कुमार का डीएनए पूछ रहे थे मोदी जी। आज पाकिस्तान चाह रहा है कि मोदी जी हार जाए, ये भी बात आ रही है बार बार। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, दुश्मनी जम के करो, लेकिन कम से कम इतनी शराफत तो छोड़ दो कि कभी मिलो तो नजर ना एक दूसरे से चुरानी पड़े। बिल्कुल नहीं, मोदी जी अपनी मर्यादा में है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जो चौकीदार चोर की कहानी आप ये देखिए। मोदी जी ने एक ट्वीट किया, अजय जी एक ट्वीट किया, आप सब लोग एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब देखिए, अब ये बीच में बोल रही है, जब मैं महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूँ विपक्ष शोर मचाता है। ये आज हो रहा है कि कोई एक चीज कोई बोलना चाहे तो दूसरी चार बोलने लगते हैं कि वो बात कुछ बदल जाए, नैरेटिव ही चेंज हो जाए। एक ट्वीट करी, एक ट्वीट, उनके साथ 1 करोड़ लोगों ने वो प्लेज साइन किया ट्विटर पे। 1 करोड़ लोगों ने कहा मैं भी चौकीदार हूं। 20 लाख ट्वीट हुई एक दिन में, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जब एक नेता आगे आगे खड़ा होता है, जब उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, उसके पास नीति है, वो देशभक्त है और जमकर अपने देश के विकास के लिए काम करता है। पूरे आप दोनों की आईटी टीम काम करती है, सबको पता है। नहीं, भाजपा की सबको पता है। एक तो आपका बुनियादी सवाल है कि जो राजनीति में संवाद जो है या बातचीत जो है वो गिरती जा रही है। मैं उस पर एक चीज कहूंगा, राजनीति का मतलब है कि राज वो बात जो वो नीति जिसमें राज हो, और वो राजनीति है। सीधी सी बात। नेताओं को ऐसा होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ये है और यही होना चाहिए कि अपनी जो वो कहना चाहते अच्छा बोलें, खराब उसको दिखाएं नहीं, जो करें उसको बताएं नहीं। यानी कुछ चीजें बोलने के लिए होती है, कुछ चीजें करने के होती है। करने वाली चीजें बोली नहीं जाएंगी राजनेताओं के लिए, और राजनेताओं को बोलना नहीं चाहिए, और जो अच्छा लगे समाज में वो चीज जरूर बोलनी चाहिए। ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर वो जब ऐसी चीजें नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी, वो उसका नुकसान उसको भुगतान मिलेगा। चाहे वो अलग अलग, आप देखे होंगे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के लोग कुछ बयानबाजी करते हैं, वो इसी कटघरे में आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा था, जो कि आप ये चर्चा एक दूसरे उसमें गई शिवसेना और इस पे, मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं कि जैसे अभी रिसेंटली जब शिवसेना ने अपना रामलला पे जब वो कहा कि हम जाएंगे, उद्धव साहब गए, तुरंत विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा हम भी वहां पे वो महासभा करेंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो बड़े भाई और छोटे भाई की पोजीशन की लड़ाई है। शिवसेना हमेशा बड़ा भाई बनना चाहती है और बीजेपी को सेकेंडरी रखती है। 2014 तक ये पोजीशन सेम ऐसी ही थी, लेकिन 2014 में जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद से बीजेपी कहीं बड़ी पार्टी के रूप में दिखी और
और वो छोटे भाई के रूप में आई शिवसेना। तो ये कमोबश उनकी लड़ाई है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आपने देखा ही है 4.5 साल उन्होंने लगातार एक दूसरे पे बयानबाजी करी। नहीं तो जनता जो बात, जनता के मन में ये बात आती है कि भाई अगर आपकी लड़ाई है तो लड़ाई है जी, और नहीं आप दोस्त हैं तो दोस्त हैं। आप सत्ता में भी हैं, आप गाली भी दे रहे हैं, आप कल तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। हाँ, मतलब क्या क्या नारे नहीं। उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूं तो जो शिवसेना के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, वहां कभी जो है कहा जाता था कि चढ़ गुंडन के छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। अब कहां गए गुंडे, कहां गई हाथी, सब साथ में बैठ गए। हाँ, वहीं बैठ गए उसके ये बात लो। मैं आप पर आरोप नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनता समझे क्या ये। मैं कुछ सवाल के साथ अजय भाई एक लास्ट पॉइंट, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। मैं जैसे उत्तर प्रदेश में जाती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के लिए भी काम कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जो कार्यकर्ता लोग हैं ना, वो कहते हैं हम कैसे जाके इनके लिए वोट मांग ले, पूरी जिंदगी हमने इन पार्टी वालों को गाली दिलवाई है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बॉटम लाइन है। तो जो ये सपा बसपा का गठबंधन है, ये नेता चाहे हाथ मिलाए, भाई पल्लवी जी की पार्टी के नेता है खड़गे जी, उन्होंने कोलकाता में खड़े होकर कहा था। आप देखिए, अच्छा, जब गुंडाराज जब से आदित्यनाथ जी आए हैं तभी से रहा है। भाटी जी को भी हंसी आ रही है, राजकुमार भाटी जी को भी हंसी आ रही है। आप ये देखिए, हमको बोलने नहीं देते कि हमारी बात में करते हैं कि जब से आदित्यनाथ ने वहां पर सरकार संभाली है, यूपी ने। मैं खड़गे जी का आपको स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ। भाई मेरी आवाज आ रही है? ठोकर राज आ गया, आप ये कह रहे थे कि ठोकर राज आ गया। खड़गे जी ने कहा था हमारे दिल मिले ना मिले, हम हाथ मिलाने वाले हैं। तो ये हाँ, तो आपके जैसों के ऊपर चिल्लाने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। दिल नहीं मिले, पक्ष के कहीं दिल नहीं मिले, पर हाथ जरूर मिला। अच्छा, मुझे कभी और भाजपा का दिल मिल गया था, पीडीपी और भाजपा का दिल मिल गया था, इसलिए इन्होंने गठबंधन किया। जनता को बोलने दीजिए भाई, जनता को भी बोलने दीजिए। मुझे लगता है चली वो डिवोर्स में खत्म हो गई ना। हमको अभी 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ। मुझे लगता है राजनीति में ये इस तरह की बातें वो खाने में जैसे चटनी होती है ना, उसका काम करती है। शायद लोगों को मजा भी आता है, तालियां भी बजती जी। मेरा सवाल पल्लवी मैम से है। अभी शशि थरूर जी ने कहा था कि जब योगी जी अभी वहां गए थे कुंभ में नहाने के लिए, तो उन्होंने ये बोला था कि गंगा जी में वो नहाते हैं जो पाप करते हैं। कल प्रियंका गांधी जी नहाने गई थी, क्या उन्होंने भी पाप करे हैं? अजय जी, शशि थरूर जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था पाप किया, गंगा में नहाते हैं जो पाप करते हैं। शशि थरूर जी ने जी, आप एक बार चेक करवाइए इसको। वो सिर्फ हमारी पार्टी का समर्थन। उन्होंने गंगा जल पिया, गंगा जी साफ नहीं हुई थी उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने गंगा जी उठा के गंगा जल पिया। तो क्या वो साफ नहीं है? ठीक, क्या वो साफ नहीं है? ठीक है, ओके। दूसरा सवाल, एक छोटा सा जवाब, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जवाब देने का गला बैठ गया और फिर कहती है जवाब नहीं देने दे रहे। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए, पहले भी बोलने दीजिए। सुन लीजिए, देखिए मैं नेशनल टेलीविजन पे अगर चारू जी अपना मजाक उड़ाना चाहती हैं स्वतंत्र है करने के लिए, मैं सवाल का जवाब दे दूं। प्रियंका गांधी जी की रैली 4 दिन पोस्टपोन करनी पड़ी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि गंगा जी में इतना गंद इकट्ठा हो चुका था, वहां सफाई नहीं हुई थी, वहां वोट नहीं चल सकती। गंगा तट पर जो लोग थे, जिन मछुआरों के समुदाय से नहीं मिला था इसलिए डिले हुआ। नहीं, मुझे जो जानकारी थी मैं खबर चला दूंगा। सबने यही कहा कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, गंगा को लेकर कोई काम नहीं हुआ। सब लोग समझदार हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने 2014 में कहा कि मैं गंगा का बेटा हूँ, मुझे गंगा मैया की सौगंध, मुझे लगता है ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसे नेता जो गंगा मैया की झूठी सौगंध ले सकते हैं, उन्हें देश की जनता को 2019 में करारा जवाब देना लेकिन चाहिए। गंगा में जो स्नान करने जाते हैं वो सब पापी होते हैं, ये भी आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा भी बोला था शशि थरूर जी ने। ये थरूर साहब ने जो बात कही थी, ये उसका जिक्र कर रहे थे। पापी अपना पाप धो रहे हैं, तो इसमें क्या धो रहा है? हमारी संस्कृति हमें ये 5 करोड़ लोगों ने अभी स्नान किया है। अब ध्यान रखिए, 5 करोड़ इंडियंस ने स्नान किया है, तो आप किसको कह रहे हैं? ये नैरेटिव अलग है, ये नैरेटिव अलग है। पाप धुलते हैं, लेकिन जो नहाने जा रहे हैं वो पापी हैं। मेरा क्वेश्चन भाटिया जी से है, मैं माननीय भाटिया जी से है। आपने बोला कि वो
कि वो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने वो पप्पू और पप्पी बोल दिया था, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, उनने गलती करी है। पर जो आपके नेताजी ने बोला है, मुलायम सिंह जी ने, रेप के जब उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, हमारी माताएं बहनें जब सेफ नहीं है, आपके नेता हमारी माताओं बहनों के लिए बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो हम क्या उम्मीद करते हैं उन नेताओं से? और एक क्वेश्चन और, एक चीज नहीं, हो गया, एक सवाल बगल में है, एक सवाल उनका भी ले लीजिए, फिर जवाब। इसका जवाब वैसे मैं पहले दे चुका था, लेकिन एक बात आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा में महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है और हमेशा महिलाओं को बराबरी में लाने की बात की जाती है। नंबर 1। बात सुन लो। अरे बात सुन लो यार, बात तो सुन लो। आप जवाब सवाल का है, गेस्ट का मुझे जवाब देने का तो हक है। और नेताजी ने भी हमेशा किया है महिलाओं का सम्मान। दूसरी बात, नेताजी ने क्या कहा था, रेप के उनका पूरे ऐसा होता है कि कई बार पूरा बयान नहीं दिया जाता है, केवल एक वाक्य दिया जाता है। जैसे कि महिला आरक्षण के मामले में, महिला आरक्षण में नेताजी हमेशा ये कहते रहे कि पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को विशेष कोटा दो, वरना तो हम महिला आरक्षण का विरोध करेंगे। केवल एक वाक्य दिखा जाता, हम महिला आरक्षण का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा था रेप के बहुत से मामले फर्जी भी होते हैं, लड़का लड़की साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, लड़का लड़की में मतभेद हो जाते हैं, लड़की जाकर मुकदमा लिखा देती थाने में, क्या ऐसे केसों में भी फांसी दोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। इस संदर्भ में ये था कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्या उन्हें फांसी दोगे? इस संदर्भ में, इसी संदर्भ में था पूरा राजनीति, चैलेंज करता हूं इसी संदर्भ में। आपने कहा नेताजी के बारे में, ये भी बात ठीक है जो इस तरह का बयान आया, लेकिन उनका कार्य बड़ा अलग था। उन्होंने फूलन देवी जैसी दस्युओं को जो बाद में लोकसभा एमपी के लिए भी चुना, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अगर आप ये बात याद रखते हैं तो आप सभी जनता को, देश की सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिला थी, उसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था, बिल्कुल, उस महिला को न्याय देने का काम नेताजी ने किया, उसको लोकसभा में भेजा। तो ये भी एक मतलब जो प्रताड़ित हो वो बंदूक उठाए, पहले जाकर के सबको मारे, उसके बाद आप टिकट देंगे, वो एमपी बनेंगे, फिर न्याय हो जाएगा। नाम की चीज नहीं है, अगर आप ये कहते हैं आपके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है। जो फूलन देवी के साथ हुआ, अगर उसका 100वां हिस्सा भी आपके साथ हो जाए, क्यों आप भी बंदूक उठाएंगे? तो कानून, ये कानून का काम कुछ है, ये उसकी परिस्थितियां, कानून की कमजोरी है, कानून की कमजोरी है, ये कानून चलाने वालों की कमजोरी है। अगर सिर्फ फूलन देवी ही नहीं, इस देश में आज भी कितने रेप होते हैं आपको पता है। भाटी जी देखिए, आप ये नहीं, कानून ने उसके साथ जो होना था किया, लेकिन उस महिला को न्याय देना, उस महिला के प्रति संवेदना अगर आपके अंदर नहीं है, ये भी लीडरशिप का ही फेलियर है कि उसके साथ ऐसा हुआ, फूलन देवी के साथ ऐसा हुआ, ये लीडरशिप का ही फेलियर है, और उसका बागी बनना भी लीडरशिप का फेलियर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। देखिए बात को, आप लोग राजनेता है, मुझे मत राजनीति में घसीटिए। बुलंदशहर रेप कांड सभी जानते होंगे, वो मेरे मित्र की बेटी थी, और आज वो परिवार इतना पीड़ित है कि उसके घर में खाने को नहीं है। उस टाइम अखिलेश यादव ने कहा कि हम इनको फ्लैट देंगे, इस बच्ची की जो है निःशुल्क शिक्षा होगी, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देंगे। आज वो परिवार इस दर की ठोकरें खा रहा है। मेरा मित्र है वो, जिसकी बेटी के साथ हुआ है, केवल झूठे सपने उसको दिखा के और साइलेंट मोड पे उसको खड़ा कर दिया, जिसकी बेटी के साथ हुआ है। आपने अगर अखिलेश यादव ने वो पीड़ा देखी होती, जो मुलायम सिंह जी आज उसके बनते ना कि हम फांसी पे नहीं चढ़ने देंगे और बच्चे से गलती हो जाती है, कभी उसके परिवार में जाके किसी सपा के नेता ने देखा? सवाल देखिए, मैं इसमें कोई सफाई न देकर, मैं बिना देखे भी संवेदना समझ सकता हूँ। जिसके साथ हुआ होगा वही जानता है, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी नहीं है अखिलेश जी ने क्या वादा किया था, वादा पूरा हुआ है नहीं हुआ। अगर आप कह रहे हैं ऐसा हुआ है तो मैं गलती स्वीकार करता हूँ। आज अगर हमारी सरकार होती, आप कहते तो मैं जाके करा देता। और सवाल आप बोल चुके हैं, जो नहीं बोल पाए हैं, जो पहले उस समय अगर मिले होते तो हो जाता। अखिलेश जी कभी झूठे वादे नहीं करते हैं, उस समय मिले होते तो हो जाता निश्चित तौर पर। जो जब नहीं अभी तक बोल पाए हैं उनको एक सवाल लेने दीजिए पहले। हमारा एक खुद का संस्था है, एनजीओ है हमारा, हम लोगों की मदद करते हैं, उसमें हमारी कोई सरकार तो चल नहीं। आपकी आवाज जानी नहीं अभी जी। हेलो जी, हेलो नहीं, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता पल्लवी जी से पूछना चाहूंगा कि प्रियंका वाड्रा गांधी को मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है? क्यों जाना चाहती हूँ मंदिर? क्यों हिंदुत्व दिखाना चाहती है? बदलता चला जा रहा है, हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं। आप जवाब देने दीजिए ना अजय जी, आप जवाब नहीं देने दे रहे, जवाब देने दीजिए। फिर हमारा मुद्दा, ये डिबेट कहीं से कहीं चला जाए, हम राजनीति की भाषा की बात कर रहे हैं, तो फिर आप या तो सवाल नहीं पूछ रहे, इसीलिए मैंने रोक दिया कि सवाल ये कीजिए कि जो कैसी बातें हो रही है जी। नहीं, आप जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने। चलिए बोल दीजिए, छोटा सा जवाब दूंगी। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी
ना सिर्फ मंदिर गई, वो मदरसे भी गई, वो बाकी वहां मछुआरों से मिली, मल्ला कम्युनिटी थी, सबसे मिली। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई हिंदू है धर्म से, उसके मंदिर जाने पर आपत्ति है। या भाजपा ने तो कोई कॉपीराइट ले नहीं लिया कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता मंदिर जाएंगे, बाकी नहीं जा सकते। ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो सरकार ने जारी नहीं किया। अजय जी, आप मुझे जवाब देने तो फिर छोड़ ही दें। इनको आप लोग अब हिंदूवादी पार्टी नहीं कहेंगे ना। एक और बात, जो कहने की बात मैं कह रहा हूं, मैं भाषा पे लाता हूं। अभी तक की नैरेटिव ये थी। इसका जवाब देने, मैंने सवाल ले लिया आपका, सुन लीजिए। देखिए, क्योंकि भाषा पर है, मैं राजनीति ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती, तो आप मुझसे तरीके से जवाब मिक्स करना भाजपा का काम है। कांग्रेस पार्टी तो प्रियंका गांधी ने क्या किया और राहुल गांधी ने क्या किया? एक मिनट, वो मंदिर गए क्योंकि वो हिंदू है, लेकिन क्या वो राजनीति मिक्स नहीं हो रही वहां? उस नाम पर क्या, मजहब के नाम पर कभी वोट मांगे? हाँ। वो भाजपा की राजनीति है। तो ये भी तो कहते हैं कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। ये भी कहने को तो आप लोग सब कह देते हैं। कांग्रेस टेक्निकली ये भी नहीं कह रहे कि हमारा मुद्दा है। ये भी भाषा है, जब हम लोग बोलना चाहते हैं हमें तरीके से बोलने देना चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए। ओके, जवाब नहीं चाहते बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब दे दें, जवाब जवाब उस पर नहीं देंगे, जवाब देंगे हिंदू मुसलमान पर। देखते रहिए, बेरोजगारी पर जवाब नहीं देंगे, किसान बेरोजगारी पर जवाब सुनना चाहती हूं, जवाब बोलने नहीं। एक साथ चार मुद्दे आप रख देंगी तो कैसे चार पर जवाब देंगे? तो फिर बात हमारी कहां से चल जाएगी? कहने की ये बात थी, जवाब देने पड़ेंगे। चार मुद्दे मुझे लगता है आई शुड गो बैक टू द ऑडियंस। तो मैं बोलती हूँ एक मिनट, नहीं अजय जी, हमको फिनिश करने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आप ये देखिए, हम दो युवा नेता हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर ये माहौल बचा रखा है विपक्ष ने कि किसी को बोलने ही नहीं देना। आप देखो बाहर क्या हालत है। अब आप मुझे जवाब देने दे तो मैं किसानों पर भी दे सकती हूँ, मैं रोजगार पर भी दे सकती हूँ, मैं भाषा पर भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं मंदिर पर इस वक्त देना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि हम लोग ने मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगे। मध्य प्रदेश के इलेक्शन में इनके नेता ने बंद कमरे में बैठ के बोला, अगर 90% मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाकियों पे भी दे देती हूँ, मैं बाकियों पे भी दे देती हूँ। रोजगार पिछले 4 साल में 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार हुए हैं, सीआईआई का डेटा है। उसके अलावा 15 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांटे गए हैं। अब देखिए, मेरे अंदर 12 डायलॉग आ रहे हैं जो आप लोगों ने कहे हैं धर्म को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस ने कही हो, आपने। मैं नहीं जाना चाहता, फिर बात बदल जाएगी सारी की सारी। छोड़िए, मैं नहीं कहना चाहता। चलिए आप कर ही लीजिए सवाल जी, बताइए। भाषा खराब हो रही है हमारे देश के अंदर, सिर्फ भाषा इसलिए खराब हो रही है कि फ्री का चाहती है। जो 15 लाख रुपए की बात चल रही है, मन में सबके पीड़ा इसीलिए हो रही है कि फ्री का चाहिए। वहीं से जाके 15 लाख रुपए देश के लिए नहीं कोई सोचता, इसलिए भाषा ज्यादा खराब हो रही है। ओके, फ्री का चाहती है। किसी ने 15 लाख के लिए आवेदन किया था, एप्लीकेशन लगाई थी। मोदी जी ने खुद कहा था मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। मोदी ने कहा था कौन सा काम हमें दीजिए। मोदी ने नहीं कहा था। ओके, अगला सवाल टैक्स जी, देते हैं सरकार को। ओके, आप टैक्स भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर चीज में टैक्स है। वैसे अगर आप कुछ खरीदेंगे भी, आप उस पे भी जीएसटी दे रहे हैं, तो कुछ आपको सरकार मुफ्त का नहीं दे रही। माहौल जब हो जाता है ना, तब भाषा खराब हो जाती है। पैसा है सर, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तब से चल रहा है। अगर आप दूसरों के ऊपर चिल्लाए नहीं तो बोलने का हक नहीं। अगर कोई बेचारा चिल्ला नहीं सकता तो फिर उसके ऊपर उंगलियां। हाँ बिल्कुल, यही तरीका हो गया है विपक्ष का, किस तरीके की भाषा यूज करते हैं, उस हद तक चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम विनम्र हैं, हाथ जोड़कर भाई हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है। जनता को बोलने दीजिए। ओके, सवाल। मैं मनोज गुप्ता। चाणक्य जी ने कहा था युद्ध के समय जो विरोधियों का सपोर्ट करे क्या वे देशद्रोही नहीं है? बिल्कुल देशद्रोही अगर कोई करता है तो ये कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया? कहाँ किया? हमने तो नहीं सुना। हर बार सपोर्ट किया, इमरान जी का सपोर्ट किया, उन्होंने संभव ही नहीं की है। अगर सपोर्ट किया होता तो सभी बैठे आप पूछ लीजिए, जनता आपको जवाब देगी। आज तक कांग्रेस का कैबिनेट मिनिस्टर है, हटाया नहीं गया सिंधु जी को। अरे जाकर दुश्मनों के गले लगाकर नहीं करना। लड़ाई करी है सेना की, लेकिन कांग्रेस ने सवाल पूछे। अजय जी, आंतरिक चाहे सुरक्षा हो चाहे बाहरी सुरक्षा, जब देश की सुरक्षा का कोई विषय आता है उस समय सारे राजनीतिक सेना की बड़ाई करी है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं। 1971 का उदाहरण समझ दिया। आज ये बड़े दुख की बात है कि कई ऐसे राजनीतिक नेता जिस तरह के विचार, जैसे बीके प्रसाद जी ने जिस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच तो ये फिक्स्ड मैच है, तो इनका आपस में
जो जिस तरह का जो हमला हुआ, इतना जो वीरगति को हमारे जो बिल्कुल जो येदियुरप्पा जी ने भी कहा उसका भी खंडन करते हैं, ये नहीं कह रहे उन्होंने जो कहा अच्छा किया, लेकिन आप ये देखिए कांग्रेस के बेला कुमार, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात करी, जितने ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अच्छा ऐसा तो नहीं होता है कि कहा कोई नेता कहता कुछ है और उसको अपने हिसाब से नैरेटिव में बदल दिया जाता है। क्यों है कि पाकिस्तान में ज्यादा जय जयकार के नारे लग रहे किसी एक भारतीय राजनीतिक दल के। येदियुरप्पा को पार्लियामेंट में कोट किया जा रहा है पाकिस्तान की, बताइए कैसे चलेगा ऐसे? और दिग्विजय सिंह तो एवर फेवरेट रहे पाकिस्तान के, येदियुरप्पा भाजपा के शुरू से लेकर आज तक, बाटला हाउस से लेकर आज तक करा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के नंबर है, कोई सवाल? जब ये प्रमोशन करते हैं पाकिस्तान में जाके करके आते हैं। अरे कुछ महिलाओं के सवाल आप लोग तो कुछ पूछिए, राजनीति के लिए आप हैं। जब मिल रहे हैं प्रूफ हम दिखा रहे हैं जनता को, जवाब जनता देगी। नजदीकी आपको मिले। अच्छा मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, आप लोग हाँ या ना में जवाब देंगे मुझे। क्या जो नेता अपनी भाषा से दूसरे को नीचा गिराने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो खुद नीचे गिरते दिखते हैं? दरअसल कितने लोगों को हाँ लगता है? तो हाथ उठाइए जितने लोगों को लगता है। ये इस बात को मुझे लगता है कि हमारे नेता नहीं जान पाते जब वो ऐसी भाषा पर उतर आते हैं जिसमें लगता है कि वो दरअसल सामने वाले को नीचा गिरा रहे हैं, वो खुद उससे ज्यादा नीचे गिर रहे होते हैं। और यहां आज जितने लोगों ने सवाल किए हैं उन सारे सवालों में मुझे ये बात नजर आ रही है। ये बड़ा सबक है कि नेताजी समझे इस चीज को, अपनी राजनीति या चर्चा में आने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, सुर्खियां बनाने के लिए अगर वो ऐसी नीच हरकत पर उतरते हैं तो वो अपनी साख खोते हैं, वो अपनी छवि से हाथ धोते हैं। और राजनीति छवि का ही सारा खेल है जितना मैं समझ पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में ये कम से कम हमें दिखे इस कार्यक्रम के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।